बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 31 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले पेज में हम आ गए हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है देखते हैं। इसमें है सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीड NHRC NCW इन पर्सनल लॉ केस। ठीक है, तो पहला हमारा ये हमें पढ़ना है। इसमें देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। ठीक है, 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ट्यूसडे को। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इम्प्लीड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC को लेके। इसमें क्या हुआ कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स NCW की बात की गई। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करी गई है। ठीक है, एज पार्टीज इन द बैच ऑफ पिटीशन चैलेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिस सच एज पॉलीगेमी एंड निकाह हलाला। तो इसमें क्या हुआ है कि जो भी ये पार्टीज़ है और ये बैच ऑफ द पिटीशन आया है जिसमें चैलेंज किया गया है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो प्रैक्टिस कराता है पॉलीगेमी एंड निकाह हलाला को। पॉलीगेमी जानते हैं, एक से ज़्यादा शादियाँ, और निकाह हलाला यानी कि जो तलाक दे देना। ठीक है, उस चीज़ को लेके जो चल रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस, तो उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इस चीज़ को लेके आज चीज़ें आगे बढ़ाई हैं। सुप्रीम कोर्ट जो ये बेंच है जो कि लीड की जा रही है जस्टिस इंदिरा बनर्जी लीड कर रही हैं वो। ठीक है, issued notice to the statutory body after senior advocate श्याम दीवान। उन्होंने क्या किया, एक नोटिस जारी किया। ठीक है, इशू कराया। ठीक है, और इसमें क्या है, फॉर पिटिशनर अश्वनी कुमार उपाध्याय शॉप देयर असाइनमेंट इन द केस। ठीक है, अब इसमें बात क्या की जा रही है ये देखते हैं। इन द केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इशूड नोटिस इन सेपरेट पिटिशन in the batch which said the personal law practices violate, ये जो पर्सनल लॉ प्रैक्टिस है वो वायलेट करती है सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड को। ठीक है, तो जो भी ये प्रैक्टिसेस हैं, जो पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही हैं, वो पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस जो हैं वो वायलेट कर रही हैं सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड को। ठीक है, तो ये ध्यान में देनी है। तो अभी इसमें देखिए क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये हम देख लेते हैं। मिस्टर उपाध्याय आर्ग्यूड दैट पॉलीगेमी एंड निकाह हलाला बार अगेंस्ट री मैरिज विद डाइवोर्स हस्बैंड विदाउट एन इंटरवीनिंग मैरिज विद अनदर मेन। तो इसमें क्या करता है निकाह हलाला, वो क्या करता है, बार कर देता है अगेंस्ट री मैरिज करने के विद डाइवोर्स हस्बैंड। ठीक है, विदाउट एन इंटरवेनिंग मैरिज विद अनदर मैन। ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक तरह से। दूसरा क्या बताया जा रहा है, ही हैज़ सॉट अ डिक्लेरेशन दैट सेक्शन 2 जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 वो वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो जो सेक्शन 2 है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 को, 15 को, 21 को। ठीक है, इन सो फार एज इट सीक्स टू रिकॉग्नाइज एंड वैलिडेट पॉलीगेमी एंड निकाह हलाला। ठीक है, अब इसमें और क्या बताया जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ठीक है, ने फाइल किया एप्लीकेशन। तो जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है उन्होंने फाइल कर दिया है एप्लीकेशन इन द केस कंटेंडिंग दैट दिस वाज अ कल्चरल इशू। और वो ये क्या बता रहे हैं इस चीज़ को, जो निकाह हलाला है और पॉलीगेमी, इसको बता रहे हैं ये उनका कल्चरल इशू है एंड इन एक्सट्रिकेबली इंटरवोवन द रिलीजन ऑफ इस्लाम। ठीक है, कि ये इस्लाम का इंटरनल पार्ट बता रहे हैं और बोल रहे हैं उनका कल्चरल इशू है, तो उसके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दी है। ठीक है, पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी माना जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, पर अभी भी ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है, तो वो देखेंगे हम बाद में कि फ़ाइनल जजमेंट इसका आता क्या है। पर एक जो बोलते नहीं है कि मेंस में जैसे व्यूज़ बैलेंस करने के लिए आप इसको कोट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं उसमें
एक होता है नहीं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपको देने होते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम आ जाएंगे, तेलंगाना टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट एट 8.32%। तो तेलंगाना ने टॉप कर दिया है इन्फ्लेशन चार्ट पे 8.32%। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम टू रिपोर्ट रेस्ड अबव 8%, वेल ओवर द नेशन 6.8। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन बुक बियर फॉर द इकोनॉमी, ठीक है, सिंस सर्ज पास 6% इन जनवरी में 6% रहा, बट इसके बाद क्या हुआ, देयर आर वाइड डिस्पैरिटी इन द पेस ऑफ प्राइस राइज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसमें डिस्पैरिटी देखी गई है प्राइस राइज एक्सपीरियंस में कंज्यूमर अक्रॉस जो कंट्री हैं, ठीक है, विद अ dozen state clocking an average inflation of less than 6% and another 12 state averaging more than 7% through the 2022 so far। तो आप देख लीजिए 12 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये क्या हो गई है, मोर देन 7% हो गई है, ठीक है, ये 2022 की बात चल रही है। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो जो मेज़र किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रहनी है आपको। एक चीज़ निकल के यहाँ से आई कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कैसे मेज़र करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। ये अलग एक मुद्दा आप यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे आप कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो ऐसी जानकारी के लिए कि ये मेज़र की जाती है प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेज़र करती है हेडलाइन इन्फ्लेशन को। अब इसमें क्या देखा गया है, इसमें ये देखा जा रहा है कि 6.8% रहा एवरेज फर्स्ट 7 मंथ, जो 7 मंथ्स रहे स्टार्टिंग के 2022 के, तो वहाँ पे 6.8% रहा, वेल अबव द 6% अपर टॉलरेंस थ्रेशोल्ड सेट बाय द पॉलिसी मेकर कंज्यूमर इन तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैप बना के कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए आप जहाँ जहाँ पे 7 से अबव गया है वो चीज़ें रेड से दिखा दी गई हैं, ऑरेंज कह लीजिए, ऑरेंज कलर से दिखा दी गई हैं, और ब्लू कलर से दिखाई गई हैं जहाँ पे 7 से कम है, ठीक है। इन्फ्लेशन लोअर देन नेशनल एवरेज, ठीक है, नेशनल एवरेज पे लोअर है जहाँ पे, वो ब्लू से दिखाई गई है। नो डेटा, जहाँ का डेटा नहीं पता है JNK वाले हिस्से पे देख लीजिए, तो वहाँ पे नो डेटा, तो उसको ब्लैक से किया गया है। और जहाँ पे हायर है इन्फ्लेशन हायर देन नेशनल एवरेज, तो वहाँ पे इसको इसे ऑरेंज से दिखा दिया गया है। तो ये देखना है, एज मेनी एज 14 स्टेट अलॉन्ग विद द ईस्ट वाली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विटनेस अ रिटेल इन्फ्लेशन हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 6.79% थ्रू द 2020। मैप शोज एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट 7 मंथ, ये 7 मंथ्स के रिकॉर्ड्स रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ओके। आगे आ जाएंगे, आगे हम पेज नंबर सीधा 8 पे आएंगे, पेज नंबर 8 पे हम आ जाएंगे। देखिए आप गणेश चतुर्थी, तो मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, ठीक है। गणपति बप्पा मोरया। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 8 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, केरला पास बिल ऑन लोक आयुक्त, ठीक है। केरला ने क्या किया, केरला पासेस बिल ऑन लोकायुक्त पे केरला ने जो बिल लाया था उससे भी रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। इट हैज़ पावर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेस्ट विद द लेजिस्लेशन नॉट द गवर्नर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बात क्या की जा रही है। केरला असेंबली ऑन ट्यूसडे पास द केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल। तो केरला असेंबली ने क्या करा, ट्यूसडे के दिन, ठीक है, यानी कि कल के दिन क्या किया, उन्होंने पास कर दिया केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल, ठीक है, अमिड अ बायकॉट बाय द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। जबकि बायकॉट किया गया था जो कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट था, UDF, वो लोग बायकॉट कर रहे थे, फिर भी क्या हुआ, केरला असेंबली ने ट्यूसडे को पास कर दिया केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल।
अब इसमें देखिए विच स्टोर अप कॉपीज ऑफ द बिल एंड वॉक आउट कॉलिंग इज ब्लैक डे इन द हिस्ट्री। तो वो लोग इसको ब्लैक डे इन द हिस्ट्री कह रहे हैं स्टेट लेजिस्लेशन में। इट अक्यूज द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ यूजिंग इट्स मेजॉरिटी टू डिफेंग एन इफेक्टिव एंटी करप्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये पॉइंट याद रखनी है। द गवर्नर असेंट नाउ बिकम क्रूशियल फॉर द बिल। ठीक है, गवर्नर जो है उनका असेंट अभी क्रूशियल हो जाता है बिल के लिए। विद अकॉर्डिंग टू द पोजीशन विद फेस लीगल हर्डल ओइंग टू द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यहाँ बात की जा रही है। कांग्रेस लीडर रमेश जो हैं उन्होंने रेस किया है एक पॉइंट और उस पर बोला है उन्होंने सब्जेक्ट कमिटी को कि अमेंडमेंट बिल वॉज अर्लियर refer to making further amendments without any special instruction from the house or the speaker। वो बोल रहे हैं कोई भी तरीके का इंस्ट्रक्शंस जो है नहीं फॉलो किया गया, विदाउट इंस्ट्रक्शन है, ये सब बोल रहे हैं। अमेंडमेंट वर रिलेटेड टू द कम्पिटेंट अथॉरिटी टू कंसिडर लोकायुक्त रिकमेंडेशन इन द केस ऑफ एनी अनफेवरेबल डिसीजन फ्रॉम द लोकायुक्त अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर कम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आप ये देख लीजिए, कुल मिला के आपको ये देखना है कि केरला ने पास कर दिया बिल जो लोकायुक्त को लेके था, बाकी अपोजिशन जो थी वो विरोध कर रही थी। उसने बोला ये ब्लैक डे इन हिस्ट्री है, बोल रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी। पेज नंबर 10 पे आ जाएंगे हम। इसके बाद हम सीधा पेज नंबर 10 एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। हमें क्या पढ़ना है? फ्लड एंड फोर्स। ठीक है, हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाएंगे, इसे पढ़ना है ड्रॉप द फोन चेकिंग, ड्राफ्ट सर्विलांस, साइबर कर्विंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद हम पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 11 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमारा क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? द मेनी वेज ऑफ हेल्पिंग श्रीलंका। इसमें बताया जा रहा है बहुत सारे वेज हैं हम श्रीलंका को हेल्प कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर ग्रेटर इंडियन इंगेजमेंट स्पेशली इन सर्टन सेक्टर। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना है। ये है श्रीलंका को कैसे हेल्प कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। आगे आ जाएंगे हम, पेज नंबर हम 12 पे आ जाएंगे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए, पेज नंबर 12 पे। इसमें हमें पढ़ना है क्या? इसमें हमें पढ़ना है द ऑन गोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस इन इराक। ठीक है, जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही हैं इराक में, उसको लेके यहाँ बात हो रही है। देखते हैं क्या है स्टोरी। Iraq political crisis took a violent turn on Monday when at least 24 people were killed and about 200 injured in the clashes between the supporters of influencer Shia cleric Muqtada al-Sidr and the country security personnel। ठीक है, अभी से बता जो देखिए ईरान में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो शिया सपोर्टर ऑफ शिया जो क्लेरिक मुक्तका है, यानी कि कम्युनिटीज़ ही होती है। ठीक है, शिया और सुन्नी, तो इस टाइप से वहाँ पे एक वायलेंस की सिचुएशन देखी जा रही है, एक तरह की क्राइसिस देखी जा रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके है, देखते हैं यहाँ पे समरी जैसा है जो उसमें क्या दिया है। इराक हैज़ फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट आफ्टर द October 2021 पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन विच। तो देखिए इराक क्या रहा? फेल रहा गवर्नमेंट बनाने के लिए। कब से? 2 अक्टूबर 2021 से गवर्नमेंट बनाने में असफल रहा इराक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। जिसमें क्या हुआ? मिस्टर सदर ब्लॉक वोन द मोस्ट नंबर ऑफ सीट। जिसमें मिस्टर सदर्स ब्लॉक जो है उसने जीता ज़्यादा नंबर ऑफ सीट। ठीक है, ज़्यादा नंबर जैसे सीट ज़्यादा मिली मिस्टर सदर को। अब बिटर पावर स्ट्रगल बिटवीन द कंट्री डोमिनेंट शिया पार्टीज हैव since then plunged the country into a deepening crisis। तो एक डोमिनेंट जो कंट्री है, डोमिनेंट शिया पार्टीज़ जो है, तो उन लोगों ने क्या किया कि एक स्ट्रगल आ गया, एक बिटर पावर स्ट्रगल आ गया बिटवीन कंट्री डोमिनेंट शिया पार्टीज़ में। फॉर इराकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू टेक प्लेस 2/3 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस। इसमें है कि जो 2/3 है रिप्रेजेंटेटिव शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस, कि उनको प्रेजेंट रहना है हाउस में। सच एन इलेक्शन द कोरम वॉज नॉट मेट एट द डिफरेंट ब्लॉक बाइकॉट पार्लियामेंट सेशन। उसमें क्या हुआ कि जो डिफरेंट ब्लॉक है उन लोगों ने क्या किया? पार्लियामेंट के सेशन को ब्लॉक कर दिया। ठीक है,
once by the Sadrist movement and twice by the opposition. The Shia coordination framework to stop Mr. Sadr bid to form the majority government. तो उन्होंने क्या किया, रोक दिया सदर को, जो मिस्टर सदर हैं उनको, कि वो फॉर्म करें मेजॉरिटी गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइवल पार्टीज़, तो जो राइवल पार्टीज़ का प्रोटेस्ट रहा इसमें, तो क्या हुआ कि इसमें मेजॉरिटी जो मतलब सीट थी, फिर भी उनका जो गवर्नमेंट है वो नहीं बनने दिया गया। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राइवल पार्टीज़ कंटिन्यू बाइकॉट ऑफ पार्लियामेंट, तो राइवल पार्टीज़ ने क्या किया, कंटिन्यू रखा बाइकॉट करना पार्लियामेंट को, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, 73 लेजिस्लेटर जो सेडरिस्ट मूवमेंट था उन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। अब तो ये बात यहाँ पे चल रही है, इराक़ में ये मुद्दा चल रहा है कि अभी भी पॉलिटिकल क्राइसिस देखी जा रही है, पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा जा रहा है, और अभी तक वहाँ पे कोई भी तब से गवर्नमेंट नहीं बन पाई है। आगे आ जाएंगे हम। इसके बाद हमें ये पढ़ना, चैलेंजिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ठीक है। तो चैलेंजिंग स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में हमें क्या देखना है, तो ये पढ़ना है चैलेंजिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें देखते हैं कि किस बारे में बात करी गई है। इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस अ रिट पिटीशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मंडे को डिसमिस किया एक रिट पिटीशन जो चैलेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सर्टेन प्रोविज़न जो थे स्पेशल मैरिज एक्ट के, अंडर विच कपल सीक रिफ्यूज़ फॉर इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। उस चीज़ को लेके उन्होंने क्या किया, डिसमिस कर दिया। द रिट पिटीशन हैज़ कॉल्ड प्रोविज़न अंडर द SMA वायलेटिव, तो ये SMA वायलेटिव ऑफ द राइट टू प्रिवेसी गारंटीड जो है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर था। ये रिक्वायर करता है कपल को कि एक नोटिस टू गिव अ नोटिस ऑफ 30 days बिफोर द डेट ऑफ मैरिज। उसमें क्या रहता है कि आपको 30 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती है, ठीक है, इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। These public notice have been issued by anti-social element to harass couple getting married, ठीक है। तो ये जो पब्लिक नोटिस होता है, इस पब्लिक नोटिस हैव बीन यूज्ड बाय एंटी-सोशल एलिमेंट, ठीक है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं हरास करते कपल को गेटिंग मैरिड, तो उसके लिए एक प्रोटेक्शन टाइप हो जाता है, पर 30 दिन पहले ये नोटिस दिया जाता है और ये चीज़ फिर डील की जाती है। अब पेज नंबर 14 पे हम आ जाएंगे, आ चुके हैं हम। इसमें हमें क्या पढ़ना है, चेन्नई एयरपोर्ट बिकम 5th बिजिएस्ट इन द कंट्री। तो चेन्नई एयरपोर्ट जो है वो 5वां ऐसा बिजिएस्ट जो एयरपोर्ट बन गया है कंट्री में, उसको लेके बात की जा रही है। तो ये आपको हेडलाइन में ही पता चल गया कि किस बारे में बात होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे, इसमें देखेंगे अ चैम्पियन ऑफ द डाउन रोडन, ठीक है, ये पढ़ना है। अभिजीत सेन जी के बारे में इसमें बात की गई है, फॉर्मल मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये आपको पता है कि ये फॉर्मल मेंबर रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। अभिजीत सेन हु पास्ड अवे ऑन मंडे वाज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट। मंडे को इनका देहांत हुआ, ठीक है। हु पास्ड अवे ऑन द मंडे वाज वन ऑफ द इंडिया के मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट रहे हैं ये, टीचर रहे हैं ये, पॉलिसी मेकर रहे हैं ये, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन किया था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1985 में, JNU ज्वाइन किया था 1985 में। वहाँ पे ये जो है वेयर ही रिमेन्ड अ मच रिवर्स टीचर राइट देयर हिज अनटिल हिज रिटायरमेंट इन 2015। जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हुआ तब तक वो बहुत ही अच्छे वहाँ के टीचर रहे। हार्टफुल ट्रिब्यूट दिया गया उनके स्टूडेंट्स के द्वारा, कलीग्स के द्वारा, और आई हैव नॉट, ठीक है। और 2004 से 2014 तक, ठीक है, ये मेंबर
भी रहे प्लानिंग कमीशन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट पॉलिसी मेकर बॉडी जो है कंट्री की उस टाइम पे, तो उस चीज़ के ये मेंबर भी रहे। तो उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है। इट इज़ 20 ईयर्स ऑलमोस्ट टू द डे सिंस द हाई लेवल कमिटी ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी चेयर्ड बाई, जो ग्रेन पॉलिसी थी इनके द्वारा अभिजीत सेन जी द्वारा सबमिट की गई थी, 20 साल हुए उसको, ठीक है, वाजपेयी गवर्नमेंट में, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किया है जो जिसके लिए इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, अभिजीत सेन जी को, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमें देखना है। आगे देख लेंगे, आगे हम आ जाएंगे पेज नंबर 16 पे। इसमें हमें क्या पढ़ना है, और अच्छे से एक्सप्लेन तो करना था पर वीडियो लंबी हो जा रही है और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। फिर आपको इसमें पढ़ना है ह्यूज हॉल ऑफ फेक 2000 नोट्स NCRB, ठीक है, 2000 के फेक नोट्स जो दिख रहे हैं उससे रिलेटेड है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड ये पढ़ना है। उसके बाद है पेज नंबर 18 पे आ जाना है सीधा। इस पे आपको क्या पढ़ना है, रुपी गेन्स 39 पैसा, रुपी गेन 39 पैसा ऑन द FPI फ्लो डिप इन द ऑयल प्राइसेस, करेंसी में अप्रिशिएट इन 79.20, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है, रुपी जो है रुपी क्या कर गई है, गेन कर गई है 29 पैसा FPI इनफ्लो पे। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।